ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। टीम पूछताछ के लिए उनके आवास पहुंची थी। इस दौरान घर की तलाशी भी ली गई। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। 9 समन के बाद भी केजरीवाल पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने नहीं पहुंचे थे। भाजपा और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी। भाजपा की लिस्ट में तमिलनाडु के 9 नाम हैं। तेलंगाना की राज्यपाल रही तमिलिसाई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयम्बटूर और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से टिकट मिला है। उधर कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 56 उम्मीदवारों के नाम है। गांधीनगर सीट से अमित शाह के खिलाफ सोनल पटेल चुनाव लड़ेंगी। आईपीएल 2024 में महेंद्र सिंह धोनी की जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे। टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। इससे पहले सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा भी टीम की कमान संभाल चुके हैं। गायकवाड़ 2019 से सीएसके का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने 52 आईपीएल मैच खेले हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में माफी मांगी है। कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया। इसमें भ्रामक विज्ञापन फिर से प्रसारित न करने का वादा किया गया है। बालकृष्ण ने बताया कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने योग गुरु रामदेव से 2 अप्रैल को पेश होने को कहा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को सीरियल नंबर समेत इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। बॉन्ड के सीरियल नंबर से इसे इनकैश कराने वाली पार्टी की जानकारी मिलेगी। पिछली बार इसकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्हें 20 फरवरी को जमानत मिली थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 17वां सीजन शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला होगा। ये खबर जरा हटके है। जानुस फिट्ज नाम के एक शख्स ने सबसे लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। जानुस 30 साल से वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। 17 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में वो बुरी तरह घायल हुए थे। इसके बाद 6 साल तक आईसीयू में भर्ती रहे। उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। सांस लेने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। वो एक पोर्टेबल वेंटिलेटर के सहारे घूमने फिरने समेत रोजमर्रा के काम करते हैं। आइए जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 539 पॉइंट्स बढ़कर 72,641 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 172 पॉइंट्स बढ़कर 22,011 पर बंद हुआ। और अब आज के दिन का इतिहास। 22 मार्च 1912 यानी आज ही के दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार देश का 12वां राज्य बना। आज दुनिया के अधिकांश देशों में शासन का डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसकी शुरुआत बिहार से ही मानी जाती है। 1935 में बिहार से अलग होकर ओडिशा अस्तित्व में आया। वहीं साल 2000 में एक बार फिर बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड राज्य बना। शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। वो आज देश के लिए एक कलंक है। लोकतंत्र की आज सरेआम हत्या हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। वहीं विपक्षी नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर विपक्ष को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं लालू यादव ने कहा कि बीजेपी का जाना तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 22 मार्च को सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी।
दिल्ली के शराब नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह भी जेल में हैं। केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार। खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। गया लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से होगा। 2019 में जदयू के टिकट पर विजय मांझी यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार सीट हम के खाते में जाने से उनका टिकट कट गया। इंडिया गठबंधन में बिहार की सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने टिकट बांटना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने अब तक 4 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया, जिसमें गया से कुमार सर्वजीत, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, जमुई से अर्चना रविदास और बक्सर से सुधाकर सिंह चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ऑफिस के बाहर ने शिक्षा नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही छात्राएं पुलिस से भिड़ गई। कुछ लड़कियां सिपाहियों से हाथापाई करती दिखी। इनकी मांग है कि 10+2 की पढ़ाई डिग्री कॉलेज में बंद करने का फैसला अगले सत्र से लागू किया जाए। पीसीसी चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीटों के बंटवारे को लेकर राज्य सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 1-2 दिन में तस्वीर साफ होने की बात कही। बेगूसराय में एचडीएफसी बैंक से दिन दहाड़े 20 लाख की लूट हो गई है। सुबह करीब 11 बजे ग्राहक बनकर 5 बदमाशों ने स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। कस्टमर के शोर मचाने पर लुटेरों ने लाशें बिछा देने की धमकी दी थी, जिससे सभी लोग डर गए। मोतिहारी के रहने वाले 5 लोगों की जयपुर में जिंदा जलने से मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल है। यह हादसा खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि सिलेंडर कमरे के गेट पर था, जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। गया के कोहबरी गांव में पिछले 5 दिनों से हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। एक घर में लगा लोहे का दरवाजा तोड़ गजराज ने जमकर तबाही मचाई। अंदर रखा सारा सामान भी तहस नहस कर दिया। फसलों को भी काफी नुकसान जारी किया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। गुरुवार को भी समस्तीपुर, बक्सर, बेगूसराय और नालंदा में बादल छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। पटना के तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्णिया में जमीनी विवाद के चलते एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले नाश्ता करवाया, फिर 3 किलोमीटर दूर ले जाकर एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। मृतक की पहचान धमदाहा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 निवासी केशव मेहता के रूप में की गई है। महागठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लालू यादव राबड़ी आवास पर उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। लालू यादव ने गया से कुमार सर्वजीत, बक्सर से सुधाकर सिंह, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को आरजेडी का सिंबल दे दिया है। जिसके बाद कुमार सर्वजीत ने लालू यादव को धन्यवाद देते हुए कहा, बोधगया के लोगों ने भी मुझे समय दिया। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ बोधगया के सभी जाति धर्मों के लोगों को कि मुझे जो है कई बार एमएलए बना दिया। इस बार मुझे मौका मिलेगा तो गया जिला के इतिहास को निश्चित तौर पर हम लोग। वहीं राजद विधायक रीतलाल यादव ने तेजस्वी और लालू यादव से मुलाकात के बाद दावा किया कि राजद सुप्रीमो चाहते हैं कि वो पाटलिपुत्र सीट से चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते। पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। अभी मीसा भारती आरजेडी से राज्यसभा सदस्य हैं। यहाँ से बीजेपी के रामकृपाल यादव सांसद है। दैनिक भास्कर के लिए पटना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार की कमान किसके हाथों में होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार को चला सकते हैं। उनको इस्तीफा देने के लिए कोई कानून बाध्य नहीं करता। मोरल ड्यूटी कह सकते हैं कि वो इस्तीफा दें, लेकिन इस्तीफा देना कानूनी बाध्यता नहीं है अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक। जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में रहकर भी सीएम अपना कामकाज देख सकते हैं। हालांकि किसी फाइल पर मुख्यमंत्री के साइन के लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होगी। अगर कोई सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए, सिटिंग सीएम या कोई मिनिस्टर जेल में होता है और वो इस्तीफा नहीं देता, उस सूरत के अंदर कोर्ट की परमिशन के साथ फाइलें भेजी जा सकती हैं जेल में और उसके ऊपर सिग्नेचर जो है वो लिए जा सकते हैं। जहां तक कैबिनेट मीटिंग की बात है तो बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग भी हेल्ड की जा सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो है नोडल ऑफिसर इस चीज के लिए नियुक्त करना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के पास प्लान बी भी तैयार है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने की नौबत आई तो एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी दिल्ली सरकार चलाएंगी। केजरीवाल को ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा तो भी आतिशी ही एक्टिंग सीएम का काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी रद्द करने के लिए पिटीशन डाल दी है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी। अगर गिरफ्तारी रद्द नहीं हुई तो पार्टी कोर्ट से जेल में कैबिनेट मीटिंग की अपील कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केजरीवाल को या तो फिर राहत मिलेगी या फिर वो जेल से ही अपनी सरकार को चलाएंगे। अगर चलाते हैं तो किस तरह से जो दिल्ली को उन्होंने वादे किए हैं वो कैसे पूरे। 1989 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह ने नारा दिया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। ये वो समय था जब राजीव गांधी बोफोर्स घोटाले में घिरे थे। वीपी सिंह अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक कागज जेब में लेकर चलते थे। वो भाषण देते हुए कागज लहराते और कहते, मेरे पास स्विस बैंक का वो अकाउंट नंबर है जिसमें बोफोर्स घोटाले के पैसे जमा हैं। हालांकि उन्होंने कभी इसका पुख्ता सबूत नहीं दिया। मैं भारत का पीएम सीरीज के 7वें एपिसोड में बताएंगे कि कैसे एक मुड़ा कागज लहराकर वीपी सिंह ने राजीव गांधी की कुर्सी छीनी और बन गए देश के प्रधानमंत्री। राजीव और वीपी सिंह के तकरार की कहानी 18 मार्च 1986 में शुरू हुई, जब भारत सरकार ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से 155 mm की 400 तोपें खरीदने का सौदा किया। 1988 में एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया कि बोफोर्स ने इस सौदे के लिए भारतीय नेताओं और सैन्य अधिकारियों को रिश्वत दी थी। उस वक्त वीपी सिंह रक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने पहले ही एक अन्य रक्षा सौदे में गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बताए बिना। जब ये बात राजीव को पता चली तो वो वीपी से नाराज हो गए और पार्टी में वीपी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। वीपी सिंह ने 12 अप्रैल 1987 को रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 4 दिन बाद बोफोर्स घोटाले का खुलासा हुआ। उन्होंने राजीव गांधी पर निशाना साधा और कांग्रेस से निकाले जाने के बाद जन मोर्चा नाम से अपनी पार्टी बना ली। बाद में जन मोर्चा का विलय जनता दल में हुआ। वीपी सिंह ने बोफोर्स घोटाले के दम पर 1989 का चुनाव लड़ा और हर नागरिक को इस भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए पूरा कैंपेन चलाया। कांग्रेस ने इस चुनाव में 198 सीटें जीती, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। बहुमत मिलने के बाद अब बारी आई संसदीय दल की बैठक की। उस वक्त पीएम पद की रेस में चंद्रशेखर का भी नाम था। कुलदीप नैयर लिखते हैं, बैठक में देवीलाल ने कहा कि वीपी एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे, लेकिन परेशानी ये है कि मैंने चंद्रशेखर को जुबान दी है और मैं मुकाबले में जरूर उतरूंगा। सब जानते थे कि अगर वीपी को पीएम नहीं बनाया तो पार्टी टूट जाएगी, इसलिए उनको पीएम बनाने की प्लानिंग तो शुरू हुई, लेकिन चंद्रशेखर की गैर मौजूदगी में 1 दिसंबर 1989 का दिन संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जनता दल की संसदीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी सांसद और दिग्गज नेता पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपनी किताब रिलेंटलेस में बताया कि वीपी ने देवीलाल को पीएम बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा था। इसके बाद हॉल में 2-4 तालियां ही बजी। तभी देवीलाल खड़े हुए और बोले, मुझे हरियाणा में ताऊ कहते हैं, यहाँ भी ताऊ ही बना रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश वीपी को चाहता है। इससे नाराज चंद्रशेखर खड़े हुए और कहा, मुझे ये फैसला स्वीकार नहीं है। मुझसे कहा गया था कि देवीलाल को नेता चुना जाएगा। ये धोखा है। मैं बैठक से जा रहा हूँ। चंद्रशेखर ने अपनी जीवनी जिंदगी का कारवां में भी इसका जिक्र किया। उन्होंने लिखा, मुझे ये महसूस हुआ कि सरकार की शुरुआत ही बहुत कपटपूर्ण तरीके से हुई। यह बहुत निचले स्तर की राजनीति थी, जिसमें वीपी सिंह एक नैतिक पुरुष के रूप में उभरे। उनका उदय राजनीति में फिसलन की शुरुआत थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उन्होंने भावुक मसला बना दिया था। अब आता है शपथ ग्रहण का दिन। 2 दिसंबर 1989 को तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने वीपी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, लेकिन कल तक जिन ताऊ देवीलाल ने वीपी के लिए पीएम पद छोड़ दिया था, वो अब उप प्रधानमंत्री पद के लिए अड़ गए थे। पीएम बनने में मदद करने वालों को वीपी सिंह ने अच्छे पदों की सौगात दी। उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को गृह मंत्री बनाया। ऐसा कर वीपी ने मुस्लिमों और जम्मू कश्मीर को साधने की कोशिश की। वीपी चाहते थे कि इसके जरिए मुस्लिमों में संदेश जाए
जबकि उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 8 दिसंबर 1989 को गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की 23 वर्षीय बेटी रुबैया सईद को किडनैप कर लिया गया और बदले में 5 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। वीपी सिंह ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन बाद में रुबैया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया। इस घटना ने वीपी सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाया और उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। एक किस्सा ये भी है जब वीपी सिंह मंडल और कमंडल की राजनीति में फंस गए। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर देश में भारी उथल पुथल मचा दी। इस फैसले से ओबीसी कैटेगरी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण मिला। तब सवर्णों ने इसका जमकर विरोध किया। वीपी सिंह के इस फैसले ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वीपी सिंह का एक किस्सा आडवाणी की रथ यात्रा से भी जुड़ा है। 25 सितंबर 1990 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जो राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा करने वाली थी। लेकिन मुलायम और लालू जैसे नेता यात्रा के विरोध में थे। वीपी ने आडवाणी को यात्रा रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी को हिरासत में लिया गया। कहा जाता है कि वीपी सिंह ने खुद लालू यादव को इसकी सहमति दी थी। इससे नाराज होकर केंद्र की गठबंधन सरकार से भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। वरिष्ठ पत्रकार देबाशीष मुखर्जी अपनी किताब द डिसरप्टर हाउ वीपी सिंह शुक इंडिया में लिखते हैं, भाजपा के इस फैसले के बाद वीपी इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन अन्य पार्टियों के नेताओं ने उन्हें सलाह दी कि वो अविश्वास प्रस्ताव तक पद पर बने रहें। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 घंटे बहस होने के बाद रात 10:15 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इसमें वीपी सिंह सरकार के पक्ष में 142 और विपक्ष में 346 वोट पड़े। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिर्फ 11 महीने ही पीएम की कुर्सी पर रहे। इस घटनाक्रम के बाद जनता दल में टूट पड़ गई। कुछ चंद्रशेखर के साथ गए तो कुछ वीपी के साथ। मैं भारत का पीएम सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए कैसे राजीव गांधी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप पर। चौसा थर्मल पावर प्लांट पर किसानों और पुलिस प्रशासन की झड़प से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में पुलिस किसानों के घर में घुसने से पहले उनके सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करती हुई दिख रही है। वहीं एक खिड़की के शीशे को भी तोड़ती हुई नजर आ रही है। किसानों का आरोप है कि पुलिस उनके घर से गहने और चांदी की मूर्तियां भी चुरा कर ले गए हैं। 12 लाख रुपए का गहना बना करके अपने बेटे के शादी के लिए मैं रखा था और 4 गो कपड़ा का अटैची था, वो सब लेके चला गया। सारा घर मेरा तहस नहस कर दिया गया है। अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। इतना कस के मार रहे थे कि एकदम मतलब ये कौन सा राज है मुझे पता नहीं। कि मोदी सरकार जिसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये किसान को जीने का हक है या नहीं है, कि हम लोग आत्महत्या करके मर जाए। क्या नाम पड़ेगा? अपना घर दुआरे बानिया हम क्या घास नियन पीटले बाल बच्चा और हमारे कौन शक्ति नहीं खेचलत के। महिला महिला पुलिस क्षेत्र है कि पुरुष ना मर्दाना रहलो, महिला पुलिस ना रहली सा। तहरे नियन बेटा मर्दाना रहलो, 4 जना खुंझु कर रहलो हमरा देही पर। बता दें कि पिछले 12 दिनों से किसान अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं। इसी बीच बुधवार को किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। इसमें दर्जनों किसान घायल हो गए थे। वहीं बक्सर के डीएसपी, थाना प्रभारी और 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को पकड़ने के लिए 50 से अधिक घरों में घुसकर छापेमारी की। इस दौरान किसानों का कहना है कि पुलिस ने छापेमारी नहीं बल्कि 3 गाँवों में घुसकर तांडव मचाया है। अभी हम राजेंद्र तिवारी के घर में मौजूद हैं। इनके परिजनों से बात करेंगे कि कल पुलिस द्वारा इनके घर में क्या क्या किया गया। पुलिस उधर से आई और घर में घुसकर मारने पीटने लगी। और किनको मारी? मेरे पति को और ससुर को, ये बच्चों को भी मारी। हम लोग बोल रहे थे कि मत मारिए मत मारिए, फिर भी हम लोग को भी मारी। हाँ,
ये सब उनका सर भी फट गया था, बेहोशी हालत में लेकर गए यहाँ से। प्रशासन द्वारा बताया कि किसान फायरिंग किया है। सर किसान कहाँ से फायरिंग करें, किसान के पास क्या है कि फायरिंग करेंगे। ये जो मैं जो ये बुलेट का जो रखा हूँ ये सर बताइए कि ये मतलब किसान का है या ये प्रशासन का है, इसको आप देखिए। क्या प्रशासन द्वारा फायरिंग किया? प्रशासन सर बाहर देखिए दीवार पे कितना छेद हुआ है, या अगर अंदर से हम गोली मारेंगे तो सर दीवार पे बाहर छेद तो होगा नहीं। तो बनारपुर गांव के निवासी द्वारा बताया गया कि कम से कम 8-10 राउंड प्रशासन द्वारा भी फायरिंग किया गया है, जिसके निशान यहां के दीवारों पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा फैसला जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। हमें पड़ोसी बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन देनी पड़ी। ये वो फैसला था जो कभी बीजेपी और आरएसएस दोनों को गवारा नहीं था। लगभग 10,000 एकड़ जमीन का लॉस हो रहा है, इसके बारे में सवाल होंगे कि नहीं? ये किस्सा शुरू होता है 500 साल पहले। बंगाल इलाके में कूच बिहार के राजा नरनारायण और रंगपुर के फौजदार शतरंज के शौकीन हुआ करते थे। दोनों आपस में बाजी लगाते, लेकिन दाव पर सोना चांदी या रुपया पैसा नहीं बल्कि गांव के गांव लगा देते। बाजियों के सिलसिले में कूच बिहार के राजा ने रंगपुर के 111 गांव और रंगपुर के फौजदार ने कूच बिहार के 51 गांव जीत लिए। ये सभी गांव सरहद से लगे हुए नहीं थे बल्कि एक दूसरे की रियासत के बीच में बसे थे। आजादी के 3 साल बाद 1950 में कूच बिहार भारत का हिस्सा बना और रंगपुर पूर्वी पाकिस्तान का। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो भारत के 111 गांव बांग्लादेश में फंस गए, जबकि बांग्लादेश के 51 गांव भारत की सीमा में। लेकिन इन 162 गांव की जमीन पर बसे लोगों को दोनों ही देशों ने नागरिकता नहीं दी। भारतीय सीमा में मौजूद गांव में रह रहे अशरफ अली बताते हैं कि 2015 के पहले क्या हालात थे। हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं था, हमें आजादी मिला 2015 में। 2015 के पहले इन गांव में रहने वाले लोग 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए कागजों में किसी और को अपना माता पिता बनाने के लिए मजबूर थे। देखिए, अगर पढ़ाई करना है तो उसी टाइम में 2-1 बंदा इंडिया का जो खुला दिल के आदमी है वो देता था कि ठीक है भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लो, पापा बनाओ और पढ़ाई कर लो। लेकिन जब बाहर काम करने के लिए जाने के लिए बोल रहा था तब तो मना कर रहा था कि नहीं ऐसे नहीं मिलेगा, तो अब जाने में बहुत दिक्कत होता था। 1958 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तानी पीएम फिरोज खान नून से इन गांवों को लेकर समझौते की पहल की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद पीएम इंदिरा गांधी और 2004 में मनमोहन सिंह ने भी कोशिश की। फिर 2013 में जब यूपीए सरकार लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिल को सदन में लेकर आई तो इसका सबसे ज्यादा विरोध टीएमसी और बीजेपी ने किया था। देश ये जानना चाहता है कि 17,000 एकड़ जमीन आप दे रहे हैं और 7,000 एकड़ आपको मिल रही है। लगभग 10,000 एकड़ जमीन का लॉस हो रहा है, इसके बारे में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन 68 साल से अटके इस समझौते पर नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के 1 साल बाद ही फैसला ले लिया। जून 2015 में पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत 51 गांव के बदले भारत ने बांग्लादेश को 111 गांव दे दिए। यहां रहने वाले लोगों को चॉइस दी गई, वो भारत या बांग्लादेश में से किसी एक देश को चुन सकते हैं। और 31 जुलाई 2015 की आधी रात में इन गांवों में रहने वाले करीब 50,000 लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। भारत से बांग्लादेश कोई नहीं गया, लेकिन वहां से करीब 921 लोग भारत लौटे। इनमें से 58 परिवारों को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दिनहाटा इलाके में कैंप में बसाया गया है, जहां इन्हें फ्लैट भी दिए गए हैं। लेकिन बांग्लादेश से भारत आए बहुत से लोग नाखुश हैं। कुछ फायदा नहीं है, हमारे गांव में बढ़िया था। यहाँ पे बच्चा के लिए ना तो कर्जत मिली, ना तो परिचय पत्र मिली, कोई तो स्कूल में ना भर्ती हुई। क्या करे भी, किसके पीछे भागे? ना तो काम धंधा कुछ है, ना तो सरकार देख रहा है। सवाल ये है कि इतने सालों से इस एग्रीमेंट का विरोध कर रही बीजेपी अचानक समर्थन में क्यों आ गई? पश्चिम बंगाल में लंबे वक्त से पॉलिटिक्स कवर कर रही सीनियर जर्नलिस्ट शिखा मुखर्जी बताती हैं। इनको तो ये दिखावा था कि वो एक केपेबल प्राइम मिनिस्टर, कि
उनके पीछे की प्राइम मिनिस्टर्स को आप अगर देखो तो इसको सॉल्व करने से मोदी जी का तो स्टेटमेंट है कि बहुत आगे बढ़ गए। पीएम मोदी के इस फैसले से भारत के हिस्से की 17,158 एकड़ जमीन बांग्लादेश के पास चली गई, जबकि भारत को बदले में केवल 7,110 एकड़ जमीन ही मिली। सवाल यह है कि पीएम मोदी के इस फैसले से हासिल क्या हुआ। भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से जुड़ी कमेटी में शामिल रहे दीप्तिमान सेन गुप्ता बताते हैं, मोदी जी ये समझ गया कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, सिर्फ पड़ोसी का जो सोच है उसको बदल सकते हैं। तो जिस कारण से हमारा डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट को पहले खत्म करो। उसमें पहला जो था वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। पॉलिटिकल बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ के लोग अब ये फील करने लगा है, हाँ मोदी जी के साथ हम लोग सिक्योर हैं, नंबर 1। क्योंकि पहले जब लैंड डिस्प्यूट था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होने से पहले डिस्प्यूटेड लैंड एरिया में बहुत एंटी सोशल एंटी नेशन एक्टिविटीज हो रहा था, वो बंद हो गया। अपने राष्ट्र के अंदर सिक्योर महसूस करते हैं। देश की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला जरूरी था, पर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने इसे लागू नहीं होने दिया। सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी के इस फैसले से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने कूच बिहार जिले की 8 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। सीरीज के अगले एपिसोड में देखिए पीएम मोदी का एक गोपालगंज में गुरुवार को एक प्रेमी जोड़े का शव बंद कमरे से बरामद किया गया। प्रेमी का शव खून से लथपथ फर्श पर पाया गया, जबकि उसकी प्रेमिका का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया है। घटना भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की है। लोगों ने बताया कि युवक अपनी ही गांव की एक लड़की से प्यार करता था। पिछले 3 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 साल पहले दोनों घर से भी भाग गए, लेकिन परिजनों के दबाव में घर लौट आए, जिसके बाद परिजनों ने लड़की की कहीं और शादी करा दी। शादी के 1.5 साल बाद लड़की वापस अपने प्रेमी के साथ लौट आई और वापस फरार हो गई। दोनों लखनऊ में लड़के के पिता के साथ रह रहे थे, जहां पिता ने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी। इससे परेशान होकर लड़की ने अपने प्रेमी और उसके घर वालों के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और गोपालगंज महिला थाने में केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से लड़की अपने प्रेमी के घर रह रही थी। बुधवार को प्रेमी जेल से छूटा और गुरुवार को उसका और उसकी प्रेमिका का साथ में शव मिला। लड़के के परिजनों ने लड़की के घर वालों के ऊपर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारी टीम आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी इसको हम लोग को विदित कर देंगे। इस मामले को लेकर जिले के एसपी ने एक एसआईटी का गठन किया है, जो हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए गोपालगंज से अटल बिहारी पांडे की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनावी मैदान में आरजेडी 62 साल के अशोक महतो या उनकी पत्नी को क्यों उतार सकती है, इस बात पर सबकी नजर है। 1990 में शेखपुरा और नवादा में आतंक मचाने वाले अशोक महतो ने राजनीतिक में एंट्री लेने के लिए खुद से 17 साल छोटी अनीता से शादी की और नव दंपत्ति शादी के बाद लालू यादव से आशीर्वाद लेने सीधा राबड़ी आवास पहुंचे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव मुंगेर सीट पर ऐसा दांव क्यों लगा रहे हैं। दरअसल अशोक महतो मूल रूप से नवादा के वारसलीगंज के बढ़ौना गांव के रहने वाले हैं और 90 के दशक में अशोक महतो ने नरसंहार, मर्डर, अपहरण जैसी हजारों घटनाओं को अंजाम दिया है। उन पर कई मामलों में केस भी दर्ज है। हालांकि क्राइम की दुनिया में रहते हुए अशोक महतो अपने भतीजे प्रदीप महतो को वे 2 बार विधानसभा पहुंचा चुके हैं, लेकिन लालू महतो को मुंगेर क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं, इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि लालू यादव एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहते हैं। पहला तो ये कि वे ललन सिंह के खिलाफ पिछड़ा जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मुंगेर की लड़ाई अगड़ा बनाम पिछड़ा बना देना चाहते हैं, और दूसरा ये कि एनडीए की सरकार बन जाने के बाद अगर ललन सिंह को मुंगेर से टिकट मिलता है तो उन्हें हरा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में ललन सिंह को आगे कर लालू अशोक महतो की ताकत को भी आजमा लेना चाहते हैं कि क्या अब भी उन्हें पिछड़ों का समर्थन है या फिर उनका खौफ समाप्त हो गया है। बात करें मुंगेर लोकसभा की तो यहाँ 4 लाख वोटर्स भूमियार है, इसके बाद कुर्मी और कुशवाहा है, फिर यादव, बनिया और आखिर में मुस्लिम वोटर्स की आबादी है। अब ऐसे में अशोक महतो पिछड़ा वर्ग को खुद के पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके और ललन सिंह के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि महतो खुद कुर्मी जाति से आते हैं। दैनिक भास्कर के लिए पटना से शंभुनाथ और प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।
वेद विहित शास्त्र सम्मत महजन द्वारा आचार्य और गुरु बीपीएससी से चयनित शिक्षिका निधि कुमारी और उनकी 2 साल की बेटी की गुरुवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। ये हादसा कटिहार जिले के गैराबाड़ी रोड पर हुआ। निधि अपने सहयोगी टीचर के साथ बाइक पर बैठकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिसमें बाइक सवार महिला टीचर बस की चपेट में आ गई। इस हादसे में मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि सहयोगी टीचर और उनकी बेटी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। बस अपोजिट साइड से आ रही थी, जा रहे थे वही मकईपुर, उसी समय वही पुल पर ही घटना हुई। बस इनके ऊपर शरीर पर चढ़ गई, दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ये कंप्यूटर शिक्षिका 11-12 में थी, मकईपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में। सर रहने वाली कहाँ की है? मूल इनका मैके था औरंगाबाद जिला में, ससुराल ही पटना के पास कुर्थौल में। इस घटना के बाद बस चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने महिला टीचर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बेतिया में 15 साल की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसका आरोप उसके गांव के ही 5 युवकों पर लगा है। पीड़िता को गंभीर हालत में बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया है। घटना कुमारबाग थाना इलाके के एक गांव की है। जी मेरे बहन गई थी, सेंटर एग्जाम था उसका 8वां का, तो एग्जाम देने गई थी। जब एग्जाम से गुजर रही थी तो वो 4 बच्चा प्रदीप उसके साथी थी मिलकर मेरे बहन के साथ दुर्घटना किया, और उस दुर्घटना के साथ उसको भी मारा भी पीटा भी। तो मेरे पापा गए तो उसको मेरे पापा को चाकू धीरा दिया सब। जानकारी के मुताबिक पीड़िता स्कूल से परीक्षा देकर घर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में 5 आरोपियों ने उसे पकड़ा और खेत की ओर ले गए। खेत में ही बारी बारी कर उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही कुमारबाग पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। मामले की जानकारी मिलते ही कुमारबाग पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। एसपी का कहना है कि लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, बल्कि आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। हालांकि परिजनों का कहना है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। 4 आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि इसी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और लड़की बेहोशी की हालत में घटनास्थल से पाई गई है। के रामगढ़वा में दिल्ली काठमांडू एशियन हाईवे पर एक ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जब भिड़ंत हुई तो बाइक चालक ट्रक के अंदर जा घुसा। इस दौरान बाइक और ट्रक दोनों धू कर जलने लगे। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने एशियन हाईवे को घंटों जाम रखा। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना का शिकार मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10 बस समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से वो सरकार चलाएंगे। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने माफिया राज खत्म करने के लिए शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू की थी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया सहित कई सरकारी अधिकारी, बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद ईडी ने भी पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135A के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा सांसद, सीएम, विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर्स को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली है। इनमें से किसी भी पद के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक संबंधित सभापति से अनुमति लेनी पड़ती है। सिविल मामलों में संपत्ति, कर्ज, धार्मिक वाद विवाद और अधिकार जैसे केस आते हैं। हालांकि क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी की जा सकती है। सीएम केजरीवाल पर शराब घोटाले से क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सारे अधिकारी जेल में होंगे और वहीं कैबिनेट की मीटिंग होगी। ऐसे में जेल मैनुअल कहता है कि कोर्ट की सुनवाई या टेलीमेडिसिन के अलावा जेल से कोई मीटिंग नहीं हो सकती। दरअसल जब भी कोई कैदी के रूप में जेल में आता है, उसके सारे विशेष अधिकार खत्म हो जाते हैं। सीएम हो या पार्षद,
जेल के अंदर सबके लिए एक जैसे अधिकार होते हैं। तो क्या केजरीवाल सरकार चलाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। उन्हें इसके लिए जिस पीएमएलए कोर्ट ने जेल भेजा है उसके पास जाना होगा। अगर पीएमएलए कोर्ट अपील खारिज करती है तो वो ऊपरी न्यायालय जा सकते हैं। सरकार चलाने के लिए लोगों के साथ साथ मंत्रियों के साथ बैठक भी जरूरी होती है। दिल्ली सरकार के जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में बंद हर कैदी को सप्ताह में 2 बार अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की अनुमति है। ऐसे में केजरीवाल का सीएम के पद में रहते हुए बड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाएगा।